नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। आज की तारीख है 23 सितंबर 2023। 23 सितंबर 2023 का करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। एक एक दिन का करंट अफेयर बहुत ही कम समय में लेकिन बड़े विस्तार के साथ हम लोग करते हैं। सारे पहलुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं। आप लोग अपना प्यार बनाए, ऐसे रहेंगे तो हम इसको बहुत आगे तक ले जाएंगे। 22 सितंबर का करंट अफेयर पहले रिवाइज करेंगे और उस रिवीजन के बाद में हम 23 सितंबर के करंट अफेयर पर चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं, फटाफट देखते हैं 22 सितंबर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे। 10 प्रश्न हमने डिस्कस किए थे, उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न था, प्रलय सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ये बात बिल्कुल सही थी। सही थी? नहीं, सतह से सतह पर नहीं, सरफेस टू एयर थी। याद रखिए, सरफेस टू एयर थी। और इसे चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा और पाकिस्तान से लगी नियंत्रण रेखा पर स्थापित किया जाएगा। ये बात सही थी। तो केवल दो बी आंसर हो जाएगा इसका। 13वें इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन नई दिल्ली में मानेकशा सेंटर में किया गया और इसकी मेजबानी भारतीय सेना और अमेरिकी सेना प्रशांत के द्वारा की गई। दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण 20 सितंबर 2023 को कहाँ पर शुरू हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। एडीबी ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान 6.4% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया? तो ये 6.3%, केवल 1% इसने घटाया है। चाइना का भी 0.1% इसने घटाया, 1% नहीं 0.1%। अगला जो प्रश्न है, सरकार विज्ञान पुरस्कारों को 4 श्रेणियों विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम के तहत वैज्ञानिकों को सम्मानित करेगी। ये पुरस्कार 2025 से शुरू होंगे। पहला सही है, दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि ये पुरस्कार 2024 से ही शुरू हो जाने हैं। तो केवल एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व अल्जाइमर दिवस प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम है कभी भी जल्दी नहीं, कभी बहुत देर नहीं। दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। अल्जाइमर में याददाश्त व्यक्ति खो देता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तिथि को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है? और ये तिथि है 29 जून। 29 जून किससे रिलेटेड है? कौन से व्यक्ति हैं जिनसे ये रिलेटेड है? कल मैंने डिटेल में बताया था, कमेंट करके बताइए। सिम्बेक्स 2023 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस अभ्यास में भाग ले रहा है? तो भारत तो एक होगा ही, भारत के साथ सिंगापुर। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर का अभ्यास है। नुआखाई त्यौहार के बारे में, ये कृषि त्यौहार है, इसके बारे में पहला स्टेटमेंट है कि ये त्यौहार नए चावल के स्वागत के लिए भारत में उड़ीसा के लोगों के द्वारा मनाया जाता है और ये भाद्रपद माह में चंद्र पखवाड़े की पंचमी तिथि 5वें दिन मनाया जाता है। दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। मैंने आपको बताया था कि और भी कुछ स्टेट है जहाँ पर ये त्यौहार मनाया जाता है, उनके नाम बताइएगा। 21 सितंबर को ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किसने किया? तो इसको द्रौपदी मुर्मू ने किया है। योगी आदित्यनाथ भी वहाँ पे मुख्य अतिथि थे लेकिन उद्घाटन उन्होंने नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में हो जरूर रहा है लेकिन उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने किया है। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। 23 सितंबर 2023 के करंट अफेयर में पहला प्रश्न है, नदी उत्सव के संदर्भ में सत्य कथन चुनिए। नदी उत्सव, चलिए पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। 14 नदी उत्सव दिल्ली में यमुना नदी के तट पर आयोजित किया गया। कहाँ पर किया गया? दिल्ली में किया गया। किस नदी के तट पर? यमुना नदी के तट पर, क्योंकि दिल्ली में यमुना ही बहती है। अगर दिल्ली आपको याद है तो आप यमुना याद रखेंगे, यमुना याद है तो आप दिल्ली को भी टिक कर सकते हैं। पहला नदी उत्सव 2018 में नासिक महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी वहाँ पर है, वहाँ पर आयोजित किया गया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका आयोजन करता है ना? ऐसा है? नहीं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। जब आप सरसरी निगाह से सरसरी तौर पर करंट अफेयर को पढ़ते हैं तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हैं माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। वो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। 22 से 24 सितंबर के बीच में कार्यक्रम चल रहा है तो मुख्य अतिथि वो है। चौथा नदी दिवस, नदी उत्सव ये मनाया जा रहा है। नदी उत्सव क्या है? नदी उत्सव ये मनाया जा रहा है और ये संस्कृति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है वो आयोजन करता है इसका। IGNCA, इंदिरा गांधी नेशनल कल्चरल जो केंद्र है वो इसको आयोजित करता है। ठीक है, तो दोनों बातें यहाँ पर सही हो जाएंगी। और पहला ये महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था, दूसरा कृष्णा नदी के तट पर आयोजित किया गया था। ये कृष्णा नदी के तट पर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में हुआ था। अब जरा बताइएगा कि तीसरा कहाँ पर हुआ था? चौथा तो मैंने आपको बता दिया, तीसरा थर्ड कहाँ हुआ था? इसके पहले वाला पूछा नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा सा जब सर्च करते हैं आप तो आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाती हैं।
ऐसे ही अगर आपको आरओ का एग्ज़ाम पास करना है, आरओ के एग्ज़ाम को आप अच्छे से देना चाहते हैं, एक एक टॉपिक रिवाइज करके जाना चाहते हैं, तो आप तैयार हो जाइए हमारे साथ एक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। शक्ति आरओ 2023 ये प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज कार्यक्रम है। नीचे स्क्रॉल हो रहे नंबर पर हमको मैसेज कीजिए, शक्ति आरओ डिटेल आपको मिल जाएगा। और देखिए कितनी मज़ेदार तरीके से उस पूरे टेस्ट को कवर करने, पूरे सिलेबस को कवर करने का प्लान हमने बनाया है। कैसे कैसे टेस्ट होंगे, कौन कौन से टेस्ट होंगे और कैसे वो कवर होंगे, और उससे जुड़कर आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अभी डिस्काउंट बहुत बड़ा चल रहा है, अभी आप इसका लाभ जरूर उठाइए। पीएम किसान योजना के लिए एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया। और ये योजना कब शुरू की गई थी? एआई चैटबॉट ये लॉन्च किया गया है पीएम किसान योजना के लिए। योजना आपसे अक्सर पूछ ली जाती है। पीएम किसान योजना जो है ये किसानों के लिए है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम से आप इसको जानते हैं। और केंद्र सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना फरवरी 2019 में शुरू किया था, केंद्र सरकार ने इसको शुरू किया था। और ये केंद्रीय प्रायोजित योजना है, केंद्र सरकार ही इसमें पैसा खर्च करती है। तो फरवरी 2019 में ये शुरू हुई थी। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें डीबीटी मोड के माध्यम से जो पात्र किसान परिवार हैं उनको 3 समान किस्तों में 6,000 रुपये का वार्षिक वित्तीय लाभ दिया जाता है। यानी कि 3 किस्तों में 6,000 रुपये का साल भर में, यानी कि 500 रुपये महीने, 500 रुपये महीने, ये 2-2 हज़ार करके 3 बार में दिए जाते हैं। तो ये आपके 6,000 रुपये हो जाते हैं। किसको दिए जाते हैं? किसानों को। ठीक है, फ्लैगशिप योजना है इसलिए कभी भी आपसे पूछी जा सकती है। जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनको आप ज़रूर तैयार करिए। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बेलग्रेड सर्बिया में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? ये कांस्य पदक जीतने वाला कौन है? तो ये है अंतिम पंघाल। मेहनत रंग लाती है, चाहे परिवार का सपोर्ट हो, चाहे खुद की गई मेहनत हो, अंत में उसका परिणाम बिल्कुल साफ साफ सुनहरा नज़र आता है। आप लोग भी ऐसे प्रयास करिए। बहुत सारे लोगों के माता पिता ने अपनी इच्छाओं को मारकर आपको पढ़ने भेजा होगा। आप सोचते हैं कि वहाँ से खर्चा आ जाता है, आप सोचते हैं कि वो तो कमाते हैं तो हम पे खर्च कर रहे हैं, ये तो हमारा अधिकार है। लेकिन आपके दायित्व भी हैं, आपके कर्तव्य भी हैं, तो उन कर्तव्यों से नहीं मुकरना है। और फिर आप सेलेक्ट होंगे तो सबसे ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी को सकारात्मक तौर पर प्रभावित करेंगे। माँ बाप तो ठीक है, उनके लिए आप क्या करेंगे? अच्छा उनको कपड़े बनवा के दे देंगे, अच्छा खाना दे देंगे, इससे ज़्यादा आप और कुछ नहीं कर सकते। आपकी शर्तों पे वो जीना भी नहीं चाहेंगे। जब आप कहेंगे कि आप आ जाइए, हमारे साथ रहिए, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो वो कहेंगे नहीं, हमारा घर ठीक है, हम जहाँ पे रह रहे हैं। आपके पास वो आके रहने को तैयार भी नहीं होंगे। लेकिन जब वो आपको सारी आवश्यकताओं को रोक के महीने में खर्चा भेजते हैं, आप यकीन मानिए कि वो कैसा पल होता होगा जब आप खुद माँ बाप बनने की स्थिति में आएंगे, तभी आप समझ पाएंगे। उसके पहले आप समझ ही नहीं सकते। ये बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। तो अंतिम पंघाल के माँ बाप ने भी सपने देखे थे। उनको अपना एक हमने उनका न्यूज़ पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि अपना घर भी छोड़ना पड़ा था। और अंतिम पंघाल ने भारत के लिए पेरिस ओलंपिक 2024 का कोटा हासिल किया और 53 किलोग्राम वर्ग में अंतिम पंघाल ने कांस्य पदक जीता। और महिलाओं के वर्ग में इन्होंने जीता है, एक लड़की हैं ये। और 2 बार की यूरोपियन चैंपियन एम्मा जोना डेनिस मालमैग्रेन को हराया है। एम्मा जोना डेनिस मालमैग्रेन को इन्होंने हराया है। भारत के लिए अब तक का 23वां ये पदक है जो इन्होंने जीता है। ये विश्व चैंपियनशिप में ये 23वां पदक है। ठीक है, विश्व चैंपियनशिप में ये 23वां पदक है। तो प्रेरणा भी लेनी चाहिए और खुद के कर्तव्यों का भान होना चाहिए आपको। निम्नलिखित में से किसे सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? और ये है सुरेश गोपी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुरेश गोपी मलयालम अभिनेता हैं, नेता भी वहाँ पे रहे हैं और राज्यसभा सांसद भी ये रहे हैं। सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ पर स्थित है? अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो ये आपका कोलकाता में स्थित है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में ये स्थित है। और इनको अभी 3 साल की अवधि के लिए नामांकित किया गया है। कितनी अवधि के लिए? 3 साल की अवधि के लिए नामांकित किया गया है।
अगला सवाल है पांचवें नंबर सवाल पे हम चल रहे हैं। एशियाई खेल 2023 के संदर्भ में सत्य कथन चुनिए। एशियाई खेल 2023 चीन के हांगजू में इसका आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक किया जाएगा। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है कि हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन भारत के ध्वजवाहक होंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। भारत 39 खेलों में प्रतिस्पर्धा करने जा रहा है। कितने खेलों में? 39 खेलों में ये प्रतिभाग करने जा रहा है। लवलीना ने टोक्यो ओलंपिक के 59 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था, लवलीना बोरगोहेन। और हरमनप्रीत जो है, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जो हॉकी टीम ने जीता था उसका ये हिस्सा थी। तो इन लोगों को वहाँ ध्वज वाहक बनाया गया है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ये सही है। और ये 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच में इन खेलों का आयोजन होना है। ठीक है। तो भारतीय हॉकी टीम की कप्तान है हरमनप्रीत सिंह, और लवलीना बोरगोहेन जो हैं, इनके बारे में आपको बताना है कि ये किस खेल से संबंधित है। लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है? ये तो हॉकी टीम से संबंधित है हरमनप्रीत सिंह। लवलीना बोरगोहेन को बताइएगा किस खेल से संबंधित है। पीएम मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया है? आमंत्रण स्वीकार भी हो जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और ये कोई छोटे मोटे शख्स नहीं है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले देश अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बिडेन। तो जो बिडेन को इन्होंने बुलाया है कि आप आइए और हमारे मुख्य अतिथि को स्वीकार करिए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को इन्होंने बुलाया। 2000 अगर हम 22 की बात करें तो राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी, ये मिस्र के राष्ट्रपति थे 2022 में, हमारे यहाँ के मुख्य अतिथि थे। 2021 और 2022 में कोविड-19 महामारी के कारण गणतंत्र दिवस में 22 और 21 दोनों में कोई मुख्य अतिथि नहीं था। 2020 में ब्राज़ील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो आए थे। 23 आप याद रखिएगा कि इस बार जो बिडेन आने वाले हैं। अगर कोई आगे न्यूज़ आएगी कि उन्होंने स्वीकार नहीं किया या नहीं आ सकते, तो हो सकता है उनके रिश्तेदार के यहाँ किसी के यहाँ मुंडन पड़ जाए उसी दिन, तो कहें कि मुंडन सेरेमनी में हमको जाना है, वहाँ पे लिफाफा देना है, कपड़े उपड़े ले जाने हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो आएंगे। भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, इसलिए इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की कितने फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? कहाँ पर किया गया है? ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया है और ये 108 फुट ऊंची है। पहले भी ये सवाल हमने डिस्कस किया था अपने मंथली करंट अफेयर में। तो 21 सितंबर को ये मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में ये जो सीएम है वहाँ के मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह ने स्टैचू ऑफ वननेस, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो ऐसे स्टैचू ऑफ वननेस हिंदी में इसको कह रहे हैं एकात्मकता की प्रतिमा। क्या कह रहे हैं? एकात्मकता की प्रतिमा। और कितनी ऊंची है ये? 108 फुट ऊंची है। किसने इसका उद्घाटन किया है? शिवराज सिंह चौहान। क्या कहते हैं इनको? इनका उपनाम क्या है? शिवराज सिंह चौहान। इनको क्या कहते हैं? सब मामा कहते हैं ना। तो इन्होंने, वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। नर्मदा नदी के तट पर ये स्थित है और इंदौर से आप आगे जाएंगे, ओंकारेश्वर ये पड़ता है और 80 किलोमीटर लगभग आपको ये दूर है। और एक ये ज्योतिर्लिंग है, आप यहाँ पर जाएंगे तो अच्छा लगेगा आपको, शक्तिपीठ। आदि शंकराचार्य की अगर हम बात करें तो 788 ईस्वी में इन्होंने केरल के कलाडी में जन्म लिया था। केरल में इनका जन्म हुआ था आदि शंकराचार्य का। कहाँ पे? केरल में जन्म हुआ था। और बाद में इन्होंने 4 प्रमुख मठों की स्थापना की थी 4 दिशाओं में, और ये बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और सिंगरेरी, ये 4 हैं। 33 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था। आप सोचिए कि अगर ये लोग ज़्यादा जिए होते तो और क्या ना कर डालते।
विवेकानंद जी हों या ये हों, कितनी कम उम्र में चले गए और इतने बड़े बड़े काम करके चले गए। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल इतनी इन्फॉर्मेशन के आधार पर जो प्रश्न बनेंगे उनको ध्यान रखिएगा। यूके के पीएम ऋषि सुनक ने नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए पेट्रोल और डीजल कारों पर प्रतिबंध को कब तक टाल दिया है? तो ये प्रतिबंध पहले 2030 तक था, फिर 5 साल और बढ़ा दिया है, 2035 तक इन्होंने कर दिया है। नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए पेट्रोल और डीजल कारों को बंद करने जा रहे हैं यूके में, लेकिन 5 साल और एक्सटेंड कर दिया है। पहले 2030 तक समाप्त हो जाना था, अब 35 तक इसको कर दिया गया है, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए ब्रिटेन ने 2050 तक लक्ष्य रखा है कि हम बिल्कुल जीरो कर देंगे। तो इसके लिए जब 2035 में इन्होंने ये पेट्रोल और डीजल इंजन बंद करने की बात कही है, जब ये संभव हो पाएगा तभी तो 2050 तक यहाँ पर पहुँच पाएंगे। और ये ईवी की तरफ बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ रहे हैं। सारी चीज़ें ऐसी जिसमें कम से कम क्या हो, उत्सर्जन हो, कम से कम ग्लोबल वार्मिंग हो, पोल्यूशन भी सबसे कम हो। तो ये अभी इन्होंने एक परिवर्तन किया, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और चरणबद्ध तरीके से इसको धीरे धीरे ये समाप्त करने की बात कर रहे हैं। और जैसे अन्य देशों में होगा तो भारत भी पीछे से, हमारे यहाँ भी जो ईवी है, ईवी पर बहुत सारी छूट दी जा रही है, एक एक कार पर 2-2 ढाई लाख रुपए की, लेकिन अभी भी कारें बड़ी महंगी हैं। छोटी सी कार आप लेंगे ईवी, अब टियागो कितनी छोटी कार है टाटा की, उन्होंने ईवी वर्जन उसका 12-15 लाख के बीच निकाला है। अब छोटी कार, इंडिया में फैमिली थोड़ी सी बड़ी, 5-7 लोग जब तक बैठे ना तब तक कहीं जाने में मज़ा नहीं आता है। अब कम से कम 500 का लिफाफा देंगे तो न्योता में जाएंगे तो 5-7 लोग नहीं खाएंगे तो बराबर कैसे होगा? तो इन सब लिहाज से थोड़ी सी महंगी भी है, परचेजिंग पावर उतनी ज़्यादा हमारी नहीं है। तो टेक्नोलॉजी को और अपग्रेड होने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है। वित्तीय वर्ष 2023 में घरेलू बचत, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी कितने नीचे तक पहुंच गई है? तो ये एक्चुअली घटी है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। आरबीआई ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं घरेलू बचत के बारे में, तो इसमें कहा गया है कि ये दशकों के निचले स्तर पर पहुंच गई है, कई दशक के निचले स्तर पर ये पहुंच गई है। और इसमें इन्होंने बात की है कि ये अभी जो है 5.1% तक पहुंच गई है, 5.1% तक ये पहुंच गई है। पहले 2022 में देखा जाए, वित्त वर्ष 2022 में तो 7.2% थी। 2022 में बात की जाए तो 7.2% थी। ठीक है, 2023 में ये 5.1% हो गई। ठीक है, और परिवारों की जो वार्षिक वित्तीय देनदारियां हैं वो सकल घरेलू उत्पाद का 5.8% हो गई हैं। ये बढ़ी हैं, देनदारियां बढ़ गई हैं। पहले ये 3.8% थी, अब ये 5.8% हो गई। तो बचत जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। सकल जो घरेलू बचत है वो सकल घरेलू उत्पाद के लिहाज से देखें तो ये कितना नीचे पहुंच गया, 5.1%, कम हो रहा है। एक स्टेटमेंट ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, तो आप कम याद रखेंगे। महिला आरक्षण विधेयक के बारे में कौन सा कथन सही है? महिला आरक्षण विधेयक को नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इन्वर्टेड कामा में इसको कर लीजिए, के नाम से जाना जाता है। मतलब इसको इसी नाम से प्रस्तुत किया गया है, यही नाम इसका दिया गया है। और इसमें लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि 128वां संशोधन विधेयक है। 128वां संशोधन विधेयक अभी 128वां है। राष्ट्रपति की से जब ये पास हो जाएगा उसके बाद जो क्रम होगा वो दूसरा होगा, अलग क्रम वो हो जाता है क्योंकि सारे पास ही नहीं होते हैं। तो राज्यसभा से ये कई बार पास हुआ, लोकसभा में अटक जा रहा था, तो अब वहाँ से भी पास हो गया है। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से ये जाना जाता है। 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा के द्वारा पारित कर लिया गया। अब इसमें ये देखिए कुछ चीज़ें और हैं जिसमें अभी ये कहा जा रहा है कि इसमें कुछ चीज़ें निश्चित नहीं है, जैसे ये आरक्षण कब लागू होगा ये बात अभी नहीं कही गई है। और जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आरक्षण लागू होगा, और अभी वो भी अटकी पड़ी है प्रक्रिया। परिसीमन पर लगी रोक 2026 में हटने की संभावना है, तो 26 में जब हटेगी तो उसके बाद फिर देखिए 28-29 में कब ये पहुंचता है। तो महिला आरक्षण बिल 2029 के बाद ही लागू होने की संभावना बन रही है, तो अभी इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। इन सब पे कई बार विरोध भी आप सुनेंगे नेताओं के, और सोशल मीडिया तो इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाता है, जिसको लोग देख के हंसते हैं, लोग देख के थोड़ा सा
मज़े में आ जाते हैं। बाकी पढ़ने लिखने और इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे तो पढ़ाने वाले लोग भी ज़्यादातर वही वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे लोगों की रीच हो, इंटरटेनमेंट हो। अब ये जो करंट अफेयर का वीडियो है, इसका कोई उस व्यक्ति के लिए मतलब है ही नहीं है जो परीक्षा नहीं देता है, भाई वो क्यों देखेगा इसको। लेकिन अगर इसी में किस्से कहानी सुनाया, चुटकुले सुनाया जाए तो आपका टाइम बर्बाद होगा, लेकिन देखेंगे उसको बहुत सारे लोग। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी इसीलिए थोड़ी क्लिष्ट भी हो जाती हैं, थोड़ी सी कठिन हो जाती हैं। थोड़ी सी बात और करते हैं। इसमें 1/3 सीटों को आरक्षित करने की बात की गई है, लेकिन इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की बात कही गई है। राज्यसभा में ऐसा नहीं कहा गया। राज्यसभा में नहीं, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा, है ना। सभी सीटों का भी 1/3 आरक्षित किया जाएगा। इस तरीके की बात इसमें कही गई है। ओबीसी का मुद्दा अलग से उठ रहा है। दूसरी बात यह है कि इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद महिलाओं के लिए आरक्षण कितने साल का होगा, तो अभी ये फिलहाल 15 साल के लिए कहा जा रहा है। कितने साल के लिए? 15 साल के लिए, कि 15 साल के लिए आरक्षण होगा। और उसके बाद में फिर ये बढ़ता रहता है। जैसे आरक्षण की जहाँ भी बात आती है तो 10-10 साल के लिए उसको बढ़ाते चले जाते हैं। तो 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा के द्वारा ये पास किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, ये डेट भी आपसे पूछी जा सकती है। बहुत मुश्किल है पूछना, लेकिन ये अब ये हो ही जाएगा। इसमें सब लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि इसका कोई विरोध नहीं कर सकता। 50% वोट का मामला है, लगभग 50%। तो जिस पार्टी को वोट लेना है वो सपोर्ट करेगी, तो किसको वोट नहीं चाहिए? सारे लोग इसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है। तो लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे राज्यसभा नहीं होगा, लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा, यहाँ पर महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 आरक्षित करने की बात की गई है। और इसके अंतर्गत ये भी बात है कि इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। लेकिन जनरल, ओबीसी, वैसे स्पष्ट तौर पर इसमें कोई बात अलग से नहीं की गई है। तो इस पे हो हल्ला मच रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट नहीं सही है। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। तो अब इसमें आगे कुछ अपडेट आएगा तो हम लोग चर्चा करते रहेंगे, काम की चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए, किसी कोर्स से जुड़ने के लिए स्क्रॉल हो रहे नंबर पर आप हमसे मैसेज में आके अपने को थोड़ा सा हल्का महसूस कर सकते हैं। तैयारी आपकी आसान हो जाएगी। हमारी टीम आपके साथ खड़ी रहेगी। हमारी टीम का एफर्ट आपके एफर्ट में जुड़ जाएगा। और ये जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम हमारा है, ये वास्तव में बेजोड़ है। मैंने आपको बताया ना कि ये जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, इस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम की सबसे खास विशेषता यही है कि ये टेस्ट सीरीज प्रोग्राम पूरे सिलेबस को कवर कराने की क्षमता रखता है। ये टेस्ट सीरीज प्रोग्राम ऐसा है जो आपको मतलब पूरे एक एक सिलेबस के कोने को रिवाइज कराने के लिए हमने बनाया है, और ये मजबूर कर देगा कि आप रिवीजन करें। तो ऐसा प्रोग्राम जिसमें 41 टेस्ट हो, जिसमें करंट अफेयर भी हो, हिंदी भी हो, ऑनलाइन भी मिले, पीडीएफ भी मिल जाए, 23 इसमें जीएस के, 4 करंट अफेयर के अलग से, और वैसे जीएस के पेपर में भी करंट अफेयर का क्वेश्चन होता ही है, और सामान्य हिंदी का 13 टेस्ट। तो इस तरीके से इसमें तैयारी आपकी बड़ी अच्छी हो जाएगी। तो इससे जुड़ने के लिए, अभी ऑफ़र प्राइस में जुड़ने के लिए आप तुरंत मैसेज करें। ये 500 कैंडिडेट्स तक के लिए ये ऑफ़र है। जल्दी ये पूरा भी हो जाएगा। आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्यार इतना मिलता है, आप लोग इतना शेयर कर देते हैं इन चीज़ों को। माउथ पब्लिसिटी आईएएस प्रेप को बहुत मिलती है, तो हमारी चीज़ें जो हैं वो लोगों तक पहुंचती हैं। अच्छा लगता है, हम आपकी तैयारी में आपका सहयोग कर पाते हैं, वो भी बहुत ही कम पैसे में। बस केवल हमारी टीम का खर्चा चलता रहे, ये सोच के ये हम मदद आपकी करते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर अगले सेशन में। और आरओ का मॉक टेस्ट भी हमारा चल रहा है, 1 जीएस 1 हिंदी, अभी पब्लिश हो चुका है यूट्यूब पर, उसको भी करिए और उससे आपके क्वेश्चन तो तैयार होंगे ही, अपनी तैयारी को जांच भी आप सकते हैं। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।